हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक नया टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया। और यहां हमने पेनिनसुलर इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अर्थात इसका एक पर्वतीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, साथ में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के साथ ही हमने डिस्कस किया था सतपुड़ा माउंटेन के बारे में। केवल इसके क्लासिफिकेशन पर हमने डिस्कशन किया और फिर आए थे इसके पठारी भाग जिसमें हमने कर्नाटक का पठार जो कि दक्कन के पठार का ही विस्तार माना जाता है, ठीक इसी प्रकार दंडकारण्य का पठार, आंध्रा का पठार, छोटा नागपुर पठार जिसके अंतर्गत राजमहल की पहाड़ियां विद्यमान हैं, और फिर मेघालय का पठार जिसका भाग मानी जाती हैं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बारे में हमने मोर और लेस बहुत माइनर डिस्कशन किया था। अब यदि यहां पर हम आते हैं तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर इन वर्ल्ड, अरावली माउंटेन के बारे में, यानी कि वह क्षेत्र जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना माना जाता है, वह क्षेत्र जिसको मेंटोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ माउंटेन्स ने भी यह बताया है कि सर हां बिल्कुल ये बात सही है कि ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट फीचर या फिर जियोलॉजिकल फीचर्स में से एक है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं या फिर ये बात कोई और नहीं बोल रहा है, ये स्टडी ऑफ माउंटेन्स बता रही है। और यही स्टडी ऑफ माउंटेन्स बता रही है कि अरावली वर्तमान में खतरे में है, अर्थात अरावली जिस हिसाब का हमें आज प्रतीत हो रहा है इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा विशालकाय और कहीं ज्यादा जैव विविधता को धारण किए हुए था। परंतु इस वीडियो में हम बेसिकली नॉट ओनली इसके जियोलॉजिकल फीचर बल्कि इसकी समस्या के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। याद रखें कि यदि आपको ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर इन जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी की जितनी भी वीडियोस चल रही हैं उस पर एंगेजमेंट लाएं। एंगेजमेंट के थ्रू मुझे मालूम चलेगा कि ये वीडियो वाकई में आपको पसंद आ रही है ना, यानी कि ये कंटेंट आपके लिए काम का है, ये मुझे मालूम चलना चाहिए, जो कि मेरा मोटिवेशन आप मान सकते हैं कि ऐसे ही और नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं और रिसर्च के साथ और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, यदि आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू। यहां के बाद मैं स्टार्ट करता हूं अब अपना टॉपिक जिसका नाम है अरावली माउंटेन। तो आप याद रखिएगा कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर है, अर्थात यदि मैं बात करूं कि विश्व का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है या फिर विश्व का सबसे पुराना पर्वत, विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो आप मुझे बिल्कुल बताएंगे कि अरावली माउंटेन है। और ये पर्वत भी कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ये मैं बात कर रहा हूं वलित पर्वतों की। और वलित पर्वत क्या होते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब दो स्थल खंडों के मध्य अभिसरण की क्रिया घटित होती है तो इस अभिसरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप जिस माउंटेन का फॉर्मेशन होता है इसे कॉल किया जाता है क्या, वलित पर्वत। और ये अभिसरण क्या होगा, तो कुल मिलाकर ये दो भूखंड आपस में नजदीक आएंगे तो ये यहां पर फिर इस वाले एरिया में जैसे जैसे कोलिजन होता जाएगा तो यहां पर एक माउंटेन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, या फिर यूं कहा जाए इसकी यदि मैं डिटेलिंग कर देता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि जब दो प्लेटों में कोलिजन की क्रिया होगी तो इनमें से जब ये कुछ इस प्रकार से जुड़ेंगे तो ऊपर आपको वलन की प्रोसेस देखने के लिए मिलने लगेगी। अब ये महाद्वीपीय हैं और महाद्वीपीय प्लेट हैं तो इनके संदर्भ में एक अलग एक्टिविटी होगी, और यदि ये महासागरीय और महाद्वीपीय हैं तो इनके कंटेक्स्ट में एक अलग प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी। परंतु याद रखिएगा यहां पर एक प्रोसेस कंपल्सरी है, और ये जरूरी प्रोसेस कौन सी है, तो यहां पर अभिसरण होना चाहिए। अपसरण की कंडीशन में यहां पर दूसरी चीजों का निर्माण होगा। क्लियर? तो ये अभिसरण की प्रोसेस के थ्रू किसका निर्माण होता है, वलित पर्वतों का। और यहां पर यदि हम अरावली पर्वत की बात करें, इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर इसलिए संबोधित कर रहा हूं क्योंकि यहां इसका निर्माण एक युग में हुआ, और इस युग को बेसिकली नाम दिया जाता है आर्कियन एरा या फिर आर्कियन युग।
है ना। और ये आर्कियन युग क्या है, तो यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस अटेंड किए होंगे तो मैंने वहां पर बताया था, जो मैं फिर से रिपीट करता हूं, कि बेसिकली पूरी अर्थ की एज को हमने 16 युगों में डिफाइन कर रखा है, या फिर यूं कहा जाए कि इसमें हमने 5 महाकल्प, 5 कल्प और 16 युग जोड़े हैं। अब बेसिकली ये आते हैं 18, परंतु अंतिम 2 युगों में हम जी रहे हैं, अर्थात प्लास्टोसीन और साथ में होलोसीन। दैट इज व्हाई इसको हम 16 युग मानते हैं। और इन 16 युगों में जो सबसे पहला युग माना जाता है वो है आर्कियन एरा। और इस आर्कियन युग की एज मानी जाती है वर्तमान से 4 बिलियन ईयर से लेकर, आप इसको संबोधित करते हैं 4.3 बिलियन ईयर तक की जो आयु है, ये बेसिकली आप बोलते हैं कि ये है आर्कियन युग की एज या फिर आर्कियन युग का टाइम। तो इस समय बना था हमारा अरावली माउंटेन। और जब ये बना था तो आज जो हमको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक दिखाई दे रही है, दैट इज हिमालय, तो एक समय रहा होगा जब ये हिमालय से भी ऊंचा, अर्थात हिमालय से प्राचीन तो है ही, क्योंकि आज वर्तमान में यदि आप हिमालय को देखते हैं तो ये युवा वलित पर्वत या फिर नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में आता है, पर कालांतर में ये हिमालय से भी ऊंचा रहा होगा। इसके साक्ष्य हमको कैसे प्राप्त होते हैं, तो वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान नहीं है, यानी कि अरावली पर्वत जितना ऊंचा रहा होगा वो तो अब समाप्त हो चुका है, परंतु इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान में इसकी कुछ हिल्स या फिर इसकी कुछ पहाड़ियां ही अवशेष रह गई हैं। वर्तमान में इसकी कुछ पहाड़ियां ही शेष रह गई हैं। दैट इज वाई इसे कॉल किया जाता है आज के समय एक अवशिष्ट वलित पर्वत। जो पर्वत 4 बिलियन ईयर से लेकर 4.3 बिलियन ईयर तक बना, जो कि एक समय पर हिमालय से भी अधिक ऊंचा था, अब ये शेष रह गया है। और आज भी यदि आप इसके शिखर को देखते हैं तो आज भी इसकी एवरेज हाइट अच्छी खासी है, यानी कि आज यदि वर्तमान में आप इसकी एवरेज हाइट निकालते हैं, की औसत ऊंचाई निकालते हैं, तो ये लगभग निकल के आती है 600 से 900 मीटर, जो कि स्वयं में एक अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस नियत ऊंचाई मानी जाती है। क्लियर। परंतु यदि मैं इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूं तो इसकी हाईएस्ट पीक आज भी 1722 मीटर है, जो कि अच्छी है। क्लियर। और ये इतने समय से विद्यमान है, इतने समय से विद्यमान किसी माउंटेन की हाईएस्ट पीक की हाइट आपको 1700 मीटर देखने के लिए मिल रही है, और वो भी कब, जब ये अवशिष्ट वलित पर्वत है, अर्थात इसका अपर्दन, इसका निक्षेपण और साथ में इसका अपर्दन और साथ में अपक्षयन हो रहा है। इस कंडीशन में भी इसकी हाइट अच्छी खासी दिखाई दे रही है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि एक समय रहा होगा जब ये हिमालय से भी ऊंचा पर्वत आपको देखने के लिए मिलता होगा, है ना। फिर इसका अपक्षय हुआ, फिर इसका अपर्दन हुआ, अर्थात यहां प्रवाहित होने वाली वायु, यहां प्रवाहित होने वाली जल धाराओं ने इसको काटा, इसका अपर्दन किया और इसका अपक्षयन किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी हाइट समयानुसार धीरे धीरे घटती गई। और यदि बेसिकली इसको ज्योग्राफी के टर्म में बोला जाए तो एक लाइन से इसको डिकोड किया जा सकता है कि कुल मिलाकर इस पर्वत में जो पर्वत निर्माणकारी बल था यह क्षीण हो गया। पर्वत निर्माणकारी बल समाप्त हो जाने से इसका अपक्षय और अपर्दन प्रारंभ हो गया। दैट इज वाई कि आज वर्तमान में आपको क्या दिखाई देता है, एक अवशिष्ट वलित पर्वत के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो याद रखें कि अरावली माउंटेन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रहा होगा, परंतु अब नहीं है। और अब ना हो पाने का कारण क्या है, तो बेसिकली अब यह बन चुका है हमारा एक अवशिष्ट वलित पर्वत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए हम आगे और डेटा कवर करते हैं। इसी अरावली का विस्तार आप पाएंगे कि आपको 4 राज्यों में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यदि मैं बात करता हूं विस्तार की, तो हमेशा याद रखें इसका विस्तार आपको कुल मिलाकर 4 राज्यों में देखने के लिए मिलता है। और कौन से हैं ये 4 राज्य, तो 4 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं। इसमें अब मैं आपको पहले इसकी दिशा बता दूं, है ना, यानी कि दिशा और दशा की हमने बात कर ली। अब दिशा याद रखिएगा, ये जो डायरेक्शन होगा, एक सेकेंड इसको मैं मध्य में ले आता हूं, ये जो डायरेक्शन होगा ये बेसिकली माना जाएगा हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना, ये हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन।
और ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यदि आप इसको देखेंगे तो भारतीय मॉनसून भी कुछ इसी प्रकार से आता है कि यदि हम भारतीय मॉनसून की बात करें तो भारतीय मॉनसून आता है एक्चुअल में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, और इसका प्रवेश या फिर इसकी दिशा मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये चलता है ना, इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट से ये आता है और नॉर्थ ईस्ट की ओर ये जाता है। तो अब इतनी बात याद रखिएगा कि भारतीय मॉनसून के ये समानांतर होता है, बस इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो चलिए इसको मैं सेट कर देता हूं, है ना, ये बात आपको बताने के लिए थी बस। अब यदि यहां पर हम समझें तो एक्चुअल में ये जो मैं डेटा लिख रहा हूं ये मैं कैसा लिखूंगा, याद रखिएगा, इसको मैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट के कंपैरेटिवली लिखूंगा, है ना। और ये कैसा होगा, तो सबसे पहले यदि साउथ वेस्ट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक स्टेट आता है जिसे कॉल किया जाता है गुजरात, और गुजरात में इसे संबोधित किया जाता है बेसिकली जरगा पहाड़ी के नाम से। और गुजरात में एक जगह है, एक स्थान आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पर यह अरावली माउंटेन का विस्तार है, और यह स्थान कौन सा है, तो बेसिकली यहां पर आता है पालनपुर। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली में एक स्थान है मजनू टीला। अब उसके मध्य में कौन कौन से स्थान है, तो यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान में भी ये विस्तृत है, और राजस्थान में इसी का सर्वोच्च शिखर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा ये हरियाणा के पास भी आता है, हरियाणा, और इसके अलावा ये दिल्ली वाले स्थान में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड दिल्ली एनसीआर वाला रीजन। और यहां इसे संबोधित किया जाता है, बेसिकली यहां कहा जाता है रिज पहाड़ियां, रिज पहाड़ी। और इन्हीं रिज पहाड़ियों पर बना हुआ है हमारा भारतीय संसद भवन, यानी कि यदि आप इन रिज पहाड़ियों की बात करें तो इन्हीं रिज पहाड़ियों पर आपको वर्तमान में स्थित दिखाई देता है राष्ट्रपति भवन, नई और पुरानी संसद, राष्ट्रपति भवन, यहीं पर आपको संसद भवन, आप चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, यहीं पर यदि आप दिल्ली से हैं तो आपको मालूम होगा कि केंद्रीय सचिवालय अर्थात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यहीं पर आता है। और यदि हम बात करें तो एक्चुअल में अंग्रेजों ने भी कितना दिमाग लगाया है, जरा आप इस बात को महसूस करिएगा कि यहां पर राष्ट्रपति भवन भाई बनाना था तो किसी और स्थान पर बना लेते, आपने यहां पर ही क्यों बनाया, रिज पहाड़ियों के आसपास ही, है ना। तो इसका भी, इसके पीछे भी एक जियोलॉजिकल कारण था। और क्या था ये जियोलॉजिकल कारण, तो यदि आप देखें तो बेसिकली ये वर्ल्ड का सबसे स्टेबल पार्ट माना जाता है, यानी कि यहां पर जो भूकंप आने की संभावना है ये नगण्य है। और जब यहां पर भूकंप आने की संभावना नगण्य है तो इसी पर दिमाग लगाया कि भाई भूकंप नहीं आ सकते हैं, और दैट इज वाई कि यहां पर इंडिया का सबसे प्राइम मेंबर बैठा हुआ है ना, यानी कि राष्ट्रपति, जिनको हम भारत का प्रथम नागरिक भी बोलते हैं, वो यहां पर विश्राम कर रहे हैं, वो यहां पर अपना काम काज संभाल रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले तो भाई उनकी जान की रक्षा करना ये देश का दायित्व है, वो देश की संपत्ति है। तो इसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ऐसे स्थान पर आप इसका निर्माण करें जहां पर बिल्कुल भी भूकंप या फिर प्राकृतिक आपदाएं ना आती हों, है ना। तो उन्होंने पता लगाया कि एक्चुअल में अरावली माउंटेन वो स्थान है जहां पर अर्थ के का सबसे कम प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही एक कारण था कि हमने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का निर्माण यदि कहीं पर किया तो हमने कहां किया, अरावली पर्वत का ही विस्तार, जिसको हम रिज पहाड़ी के नाम से जानते थे। परंतु याद रखें कि आज वर्तमान में ये खत्म हो गई है और दिल्ली के पास कई पर इन्हें कहा जाता है मजनू टीला। तो यदि मजनू टीला भी आपके सामने आता है तो कुछ नहीं है, यह भी दिल्ली के पास का ही स्थान है। यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली में आपने नाम सुना होगा एक स्थान का, जीटीबी नगर, और इस जीटीबी नगर से आगे आपको एक गुरुद्वारा भी देखने के लिए मिलेगा जिसको कहा जाता है मजनू का टीला गुरुद्वारा। क्लियर। तो बेसिकली जब आप आएंगे दिल्ली तो दिल्ली में देखना एक गुरुद्वारे का नाम भी मजनू के टीला के नाम पर है ना। ये क्या दर्शाता है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र अरावली पहाड़ी पर ही बसा हुआ है। दैट इज क्लियर। चलिए आगे की ओर आते हैं हम, है ना। बेसिकली दिल्ली के पास आपने एक नाम सुना होगा, रायसीना पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ियां, है ना। अब ये रायसीना की पहाड़ियां और कुछ नहीं है, इन्हीं को
अन्य शब्दों में आप रायसीना की पहाड़ियां भी कॉल करते हैं। तो चलिए ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद यदि आप राजस्थान वाले एरिया में देखें, यानी कि सबसे पहले हमने गुजरात वाले एरिया में देखा, गुजरात के बाद हमने दिल्ली की बात की, अब दिल्ली के बाद राजस्थान की हम बात करते हैं। हरियाणा में बेसिकली उतना है नहीं, परंतु याद रखिएगा पहले आज हरियाणा के कुछ ही जिलों में ये देखने के लिए मिलता है, परंतु ये पहले से ऐसा नहीं था। पहले इसका विस्तार और आगे तक था, फिर इसी अपरदन और अपक्षयन के चलते इसका विस्तार आज आपको काफी पीछे तक देखने के लिए मिलेगा, परंतु कालांतर में ये और आगे तक दिल्ली एनसीआर से इवन और आगे तक इसका विस्तार था। आज वर्तमान में यदि हम बात करें तो इसी राजस्थान वाले एरिया में आपको इसकी हाईएस्ट पीक देखने के लिए मिलती है। और कौन सी है ये हाईएस्ट पीक? तो इससे कॉल किया जाता है बेसिकली गुरु शिखर। यहां पर इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर देखने के लिए मिलेगी, और ये गुरु शिखर पर ही आता है माउंट आबू, और यहां पर बेसिकली आपको एक नदी का ओरिजिन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। कौन सी है ये रिवर? तो इसको नाम दिया जाता है बनास नदी। अब आप यहां पर एक बात समझ पा रहे होंगे कि हम इंटरलिंकिंग के थ्रू चीजों को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, यानी कि हम इंटरलिंक कर रहे हैं। आपको यहां पर तथ्य रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपने एक बार इंटरलिंकिंग सीख ली तो आपको सभी चीजें आसानी से बन जाएंगी। तो यहां पर एक नदी का भी ओरिजिन होता है जिसका नाम है बनास नदी। अब इस बनास नदी के बारे में जरा ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा कि ये बनास नदी सहायक नदी है किसकी? बनास नदी। तो आप देखेंगे कि ये सहायक नदी आती है चंबल नदी की, यानी कि ये ट्रिब्यूटरी है चंबल की। और चंबल सहायक नदी है किसकी? चंबल सहायक नदी है यमुना की। और यमुना सहायक नदी है किसकी? ये सहायक नदी है गंगा की। अर्थात इनडायरेक्टली यदि आपसे पूछ लूं मैं कि बताइए बनास नदी किस नदी तंत्र का भाग है, बनास नदी किस नदी तंत्र का भाग है, तो आप मुझे क्या आंसर दे सकते हैं कि सर ये गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या फिर सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है यमुना नदी। और यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है चंबल नदी, और चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है बनास नदी, जो कि पूरे अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है। कैसा? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि यदि हम यहां पर लेते हैं तो पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में ये पार करती हुई देखने के लिए मिलेगी। इतनी बात क्लियर है भाई? और यही कारण है, अब देखो यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला कि राजस्थान गुजरात वाले एरिया में जरगा पहाड़ी कहा जाता है, और दिल्ली वाले एरिया में आपने इसके ऊपर क्या बना दिया है? एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यहां पर डेवलप कर दिया है इस फॉर्म में। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर इस पूरे एरिया में, अर्थात इस पूरे अरावली वाले एरिया को यदि मैं देखता हूं तो जैसे जैसे आप इसमें नॉर्थ टू ईस्ट बढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे आप साउथ वेस्ट से इसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे तो ऊंचाई बताइए बढ़ेगी या घटेगी? तो आपका आंसर होगा कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाने पर इसकी ऊंचाई में लगातार कमी आती है। दैट इज वाई कि हरियाणा और साथ में दिल्ली के आसपास वाले एरिया में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, यहां पर है ना, उद्योगों की स्थापना कर दी है, और साथ में अन्य इमारतों का भी निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जो मानव की लालच है यहां पर जाकर भी समाप्त नहीं हो रही है, इसका लगातार विनष्टीकरण हो रहा है। और यदि आप नीचे वाले एरिया में आते हैं, दैट इज गुजरात वाले एरिया में, तो आप पाएंगे कि यहां पर अभी कुछ चोटियां शेष हैं, अभी पूरी विखंडित नहीं हुई है या फिर पूरा का पूरा विनष्टीकरण नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? अब इसके आगे की कहानी यह है कि यदि आप इसी अरावली माउंटेन को देखेंगे तो यही अरावली पर्वत, एक सेकेंड, यहां पर तो विस्तार ही मिट गया है ना। तो यदि आप इसी अरावली माउंटेन को देखेंगे तो यही अरावली माउंटेन के बारे में नोट कर कर एक बात लिखिएगा जो मैंने पीछे आपको बताई थी कि वास्तविकता यह है कि इसका डायरेक्शन वही है। यानी कि यदि हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन वही है जो कि भारतीय मॉनसून का है। अर्थात यदि मैं एक बात देता हूं यहां पर कि यह भारतीय मॉनसून के समानांतर हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये एक कारणों में से एक है कि राजस्थान वाले एरिया में आपको मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार देखने के लिए मिलता है। तो ये भारतीय मॉनसून के समानांतर होता है, और दैट इज वाई कि ये यहां पर एक भाग में आपको मरुस्थलीकरण का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। अब वर्तमान समस्या ये है कि यहां जहां पर अरावली का विस्तार है तो अरावली पर्वत पर दो चट्टानें बेसिकली देखने के लिए मिलती हैं। ये वर्तमान समस्या को मैं बता रहा हूं कि यदि मैं यहां की चट्टानों का अध्ययन करूं तो
यहां पर दो प्रकार की चट्टानें आपको मेजर रूप से देखने के लिए मिलेंगी। एक मिलती है आर्कियन क्रम की चट्टान और एक हमको मिलती है विन्ध्यन क्रम की चट्टान। अर्थात एक आती है आर्कियन क्रम की चट्टान और एक हमें देखने के लिए मिलती है बेसिकली विन्ध्यन क्रम की चट्टान। याद रखें कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानों में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो ये वर्ल्ड की हार्डेस्ट रॉक होंगी, यानी कि सबसे कठोरतम चट्टानें होंगी। कारण क्या है, वही एरा मानो आप इसका, यानी कि 4.3 बिलियन ईयर पहले ये फॉर्म्ड हुई है, तो सबसे कठोर होंगी। तो इनमें बेसिकली आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, धात्विक खनिज की प्रधानता इन चट्टानों में आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगी। और दूसरी ओर जहां आप विन्ध्यन की बात करेंगे तो विन्ध्यन में आपको बेसिकली मार्बल या फिर यहां पर मैं बोलूं कि इमारतों से संबंधित सामग्री इस एरिया में या फिर इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलती है। और यदि आप थोड़ा सा इस बात को नोटिस करें तो एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री क्या है, तो आपके घर में लगा हुआ मार्बल और साथ में धात्विक खनिज है ना। दैट इज वाई कि यदि आप देखेंगे तो आज वर्तमान में भी अरावली से, और वर्तमान में नहीं, लगभग 5th सेंचुरी BCE से 5th सेंचुरी ईसा पूर्व से आप पाएंगे, BCE की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ईसा पूर्व की, तो यहां पर आप पाएंगे कि जो कॉपर का उत्पादन था वो बहुत ज्यादा हो रहा है आपसे। और उत्पादन नहीं, इसको आप अवैध उत्खनन का नाम दे सकते हैं। यानी कि गुजरात में जो राजपूत भवन आप देखते हैं, गुजरात में इतने सारे भवन, इतने बेहतरीन भवन जो आप देखते हैं, उनका भी निर्माण कब किया गया है, तो उनका भी निर्माण यहां पर पाए जाने वाले कॉपर के अवैध उत्खनन। अब उस समय अवैध होता था या नहीं होता था ये बात मुझे नहीं पता, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसका भी उत्पादन अरावली पर पाए जाने वाले इस धात्विक खनिज के थ्रू हुआ है। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत ज्यादा पुरानी बात है, यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज वर्तमान में भी वर्तमान समस्या को यदि हम देखें, इन चट्टानों की मौजूदगी के कारण लगातार यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। और ये अवैध खनन किसका है, तो याद रखें धात्विक खनिजों का भी अवैध खनन हो रहा है और मेनली इमारतों से संबंधित तथ्य, अर्थात यहां पर इस बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और साथ में अन्य का भी अवैध उत्खनन हो रहा है। और इतना ही नहीं, यहां पर अवैध उत्खनन के साथ साथ अवैध कटाई भी हो रही है वनों की। अवैध कटाई के लिए भी यह क्षेत्र जाना जा रहा है और कितनी ज्यादा हो रही है, तो वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया, अर्थात सेंट्रल एम्पावर कमेटी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है सेंट्रल एम्पावर कमेटी। और ये सेंट्रल एम्पावर कमेटी बेसिकली ये बताती है, इसकी रिपोर्ट आती है वर्ष 2018 में, और ये बताती है कि वर्तमान में जो अरावली रेंज थी उसकी 120 श्रेणियों में या फिर 120 पहाड़ियों में से लगभग गायब हो चुकी है। कितनी? लगभग 31 गायब हो चुकी है। और वर्तमान की यदि हम बात करें, यानी कि ये तो 2018 की मैंने बात की, यदि इन प्रेजेंट की मैं बात करता हूं तो ये डेटा 90 से ऊपर चला गया है और ये लगातार अभी भी यदि आप देखोगे तो अवैध उत्खनन हो रहा है। और हाल ही में आपने एक नए चिपको आंदोलन के बारे में भी सुना होगा, जो कि दिल्ली और गुड़गांव के लोगों ने मिलकर शुरू किया था कि यहां पर अरावली पर्वत जिसका लगातार विनाश हो रहा है, लगातार ये विघटित हो रहा है, इसको रोका कैसे जाए, इसको रोकने का प्रयास कैसे किया जाए। और इसको रोकने के प्रयास के लिए चिपको आंदोलन की तर्ज पर लोगों ने आई लव अरावली करके कई सिंबल निकाले और साथ में अरावली को बचाने का प्रयास भी किया गया। क्लियर? परंतु यह प्रयास लगभग नगण्य के बराबर रहा है, यानी कि असरदार उतना नहीं रहा। कारण यह है कि यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा उतने अधिक प्रयास नहीं किए गए। परंतु याद रखें कि अरावली को नहीं बचाया गया तो अरावली लगातार विनाश की श्रेणी में तो जा ही रहा है। दैट इज वाई यहां पर बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, अर्थात अरावली को लगातार संरक्षण देने के लिए एक प्रोजेक्ट भी हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी घोषणा लगभग 25 मार्च 2023 को की गई थी। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये घोषणा क्या थी और ये प्रोजेक्ट कौन सा था। तो चलिए मैं ही बता देता हूं, यदि आपको याद आया हो तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो बेसिकली ये था ग्रीन वॉल कॉरिडोर
या फिर ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। क्या होता है ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? तो कुछ नहीं, इसके तहत जहां जहां पर अरावली आता है, जिन जिन राज्यों में अरावली विस्तृत है, अर्थात 4 राज्यों में 5 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई थी। 4 राज्यों में 5 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई थी, जिसके द्वारा, अब याद रखो कि यदि मान लो किसी भी एरिया की बायोडायवर्सिटी को बचाना है तो सबसे अच्छा उपाय तो यह है भाई कि वहां पर आप फॉरेस्ट एरिया का विकास कर दो। यदि मान लीजिए उस संबंधित क्षेत्र में आपने केवल फॉरेस्ट एरिया डेवलप कर दिया, तो फॉरेस्ट एरिया डेवलप करने भर से, यानी कि वनाच्छादन करने भर से वहां की बायोडायवर्सिटी अर्थात फूड चेन बन जाएगी अपने आप। और जब फूड चेन बन जाएगी तो अपने आप वह क्षेत्र संरक्षित हो जाएगा, बशर्ते कि ह्यूमन जाकर वहां पर कोई एक्टिविटी ना करे। ह्यूमन जहां पर भी आता है विनाश लाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले तो इंसानों को हटाया जाए। और अरावली पर्वत का विनाश लगातार होने का एक कारण यह भी है कि अरावली पर्वत पर लगातार ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ते जा रहा है, यहां की चोटियों को काटा जा रहा है और लगातार ह्यूमन वहां पर पहुंच रहा है। यानी कि याद रखिएगा कि हम ये जरूर बोलते हैं कि किसी भी एरिया में या फिर XYZ एरिया में कोई भी पशु घुस आया, क्लियर, यानी कि चीता शहर में घुस आया, चीता नगरों में घुस आया, है ना, बाघ आपको नगर निकायों में प्रवेश करता हुआ या फिर भ्रमण करता हुआ देखने के लिए मिला, तो याद रखें कि कोई भी पशु, कोई भी जीव जंतु मनुष्यों के इलाके में नहीं आ रहा है। यहां पर मनुष्य प्रवेश कर रहा है उस जीव जंतु के इलाके में, तो आपको दिखाई दे रहा है ना। यानी कि आप उस एरिया में जाओगे, वहां पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस जीव के रहने के लिए जगह है कहां पर? और जब जीव के रहने के लिए जगह नहीं है तो वह आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये भ्रमण कर रहा है पूरे के पूरे एरिया में जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट है, तो एक्चुअल में ह्यूमन गया है। तो बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए सबसे पहले तो आवश्यक यह है कि आप वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट को नियंत्रित करें, है ना। और ह्यूमन सेटलमेंट को नियंत्रित करें अर्थात इसका मतलब यह है कि आप वहां पर वनाच्छादन जो बढ़ाएंगे उसको काट कर अब ह्यूमन वहां पर प्रवेश ना करे, तो अपने आप वहां पर फूड चेन आ जाएगी। और फूड चेन आने के परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि वहां की जैव विविधता, वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां का प्रकृति सब कुछ संरक्षित हो गई है। क्लियर है बात? और यदि मान लो तो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का एक प्रकार से यही उद्देश्य भी है। और यदि आज के समय में हम बात करते हैं तो याद रखिएगा IUCN एक संस्था है। IUCN, शायद इसके बारे में आप जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। फिर से मैं बोलता हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इसको मैं लिख भी देता हूं, एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर? ये एक संस्था है जो बेसिकली वर्ल्ड में प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य करती है, यानी कि केवल और केवल नॉट ओनली नेचर, परंतु यहां पर नेचर के अंतर्गत जितने भी तत्व विद्यमान हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी को भी बचाने का ये प्रयास करती है। इसकी स्थापना लगभग आप पाएंगे कि इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1948 को, है ना। और इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा ग्लैड स्विट्जरलैंड में, यानी कि हेडक्वार्टर आता है इसका ग्लैड स्विट्जरलैंड में। अब ये है क्या बेसिकली? तो याद रखिएगा कि ये एक संस्था है जो कि विश्व में प्रकृति को बचाने के लिए और प्रकृति से संबंधित बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए कार्य करती है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में शायद बताया था कि ये IUCN टैग भी प्रदान करती है। क्लियर? और यहां पर याद रखें कि इसी का एक और संस्था है, यानी कि इसी की एक शाखा है जिसका नाम है OECM। और भारत का वह क्षेत्र जिसको IUCN ने अपना OECM टैग प्रदान किया है, यह भी क्या है? यह भी हमारा अरावली ही है। और यह बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि OECM टैग देने का मतलब यह है कि आपके यहां का यह XYZ एरिया बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एरिया में आ गया था, क्योंकि अब इसके, और यही कारण था कि अब इसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसने ले ली है? IUCN ने ले ली है। तो यह प्रकृति संरक्षण के लिए बेसिकली कार्य करता है। और अरावली पर्वत वह पहला क्षेत्र है जिसको IUCN ने अपना OECM टैग प्रदान किया है।
क्लियर। ये था अरावली पर्वत के बारे में एक ब्रीफ एनालिसिस, एक इन डेप्थ एनालिसिस जो कि आपके यूपीएससी मेंस और प्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आई थिंक आपको पता है कि क्या करना है। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, अपना रिस्पॉन्स देकर यहां पर जरूर जाना है। यहां पर हमने अरावली पर्वत को डिटेल में एनालिसिस करने का प्रयास किया, यानी कि सबसे पहले हमने इसकी समस्या सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन के बारे में जाना, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर हमने जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको समझा, और फिर हमने यहां की समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया और इन समस्याओं का उपाय क्या हो सकता है इसके बारे में हमने जाना। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट भी हमने इसका देखा। अब इसको एक आंसर के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं इसका प्रयास करें, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। अर्थात यदि पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएं टेलीग्राम पर, इसको सर्च करें। मैं ज्वाइन होने नहीं बोल रहा हूं, ये ज्वाइन होना अथवा ना होना ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु एक बार जाएं और इस पर विजिट जरूर करें। क्लियर। चलिए ये वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और यदि पसंद आया हो तो आपको क्या करना है आपको पता है। चलिए, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।